नमस्कार, मैं हूं। नमस्कार, इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुद्गल, जो कि साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। क्रिकेट विश्व कप के खिताबी मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 241 रन का लक्ष्य। विराट कोहली और केएल राहुल ने खेली अर्धशतकीय पारी। टीम इंडिया 240 रन पर सिमटी। मिशेल स्टॉक ने झटके 3 विकेट। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूरू और झुंझुनू में कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में बीते, तो वहीं कांग्रेस समेत अन्य दल भी प्रचार में जुटे। वहीं तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने झोंकी ताकत। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चेवेल्ला में की चुनावी जनसभा। कहा, भाजपा की परिवारवाद के खिलाफ है लड़ाई। उत्तरकाशी के सिलकेआरा में सुरंग में फंसे मजदूरों की जान बचाने के लिए हर मोर्चे पर काम जारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री धामी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से आम जनता के लिए खुला। 27 नवंबर तक लोग इस मेले का ले सकते हैं आनंद। फिलिस्तीन के लिए भारत ने भेजी मानवीय सहायता। वायुसेना का दूसरा C-17 विमान 32 टन राहत सामग्री लेकर मिस्र के एल आरिश हवाई अड्डे के लिए हुआ रवाना। और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर देश भर में भक्तिमय माहौल। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्पित किया गया अर्घ्य। कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ आस्था के महापर्व का होगा समापन। तो चलिए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी विश्व कप का खिताबी मुकाबला खेला जा रहा है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 241 रन का लक्ष्य रखा है। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की शुरुआत तेज रही और कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने तेजी से रन बनाए, लेकिन सिर्फ 4 के स्कोर पर ही शुभमन गिल का विकेट सामने आ गया, जिन्हें मिचेल स्टॉक ने आउट किया। इसके थोड़े ही देर बाद रोहित शर्मा का विकेट 47 रन पर सामने आया, जो मैक्सवेल के शिकार बने। इसके बाद आए श्रेयस अय्यर ने निराश किया और 4 पर पैट कमिंस की गेंद पर विकेट के पीछे लपके। कोहली ने अर्धशतक लगाया, लेकिन 54 पर वो पैट कमिंस की गेंद पर बोल्ड हो गए। हालांकि केएल राहुल जमे रहे और उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन रविंद्र जडेजा अपनी पारी को लंबा नहीं खींच पाए और 9 रन पर हेजलवुड की गेंद पर विकेट के पीछे कैच दे बैठे। बात करें चुनाव की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के चुनावी दौरे पर हैं और इसी कड़ी में उन्होंने झुंझुनू में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने राज्य सरकार पर बीते 5 साल में कोई काम ना करने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सार्वजनिक संबोधन में स्वयं माना है कि उनके विधायकों और उम्मीदवारों ने पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं किया। 5 साल कोई काम ही नहीं किया है, ये खुद ने बोला है। काम क्यों नहीं किया?
क्योंकि राजस्थान इधर एक जादूगर और दिल्ली में बैठे कांग्रेस के बाजीगर, तो ये जादूगर और बाजीगर का खेल चल रहा था। जादूगर कुर्सी बचाने में बिजी थे और बाजीगर कुर्सी गिराने में लगे थे। और इसके साथ साथ विधायक और मंत्री वे नई जादूगरी कर रहे थे, वो तिजोरियों को सफाचट कर रहे थे, तिजोरियों में से माल गायब करने में लगे थे। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की बातों का मतलब केवल झूठा प्रचार है, जबकि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी है। ये वही कांग्रेस है जिसने माताओं, बहनों, बेटियों को विधानसभा और लोकसभा के आरक्षण के लिए दशकों तक लटकाया। ये गारंटी मोदी ने पूरी की। कांग्रेस को आर्टिकल 370 के कारण 370 धारा आतंक शिकंजे में घिरा जम्मू कश्मीर नहीं दिखा। इसका कारण राजस्थान के वीरों के बलिदान और वीर माताओं के आंसू नजर नहीं आए। ये गारंटी भी मोदी ने पूरी की, तो मोदी को गालियां देते हैं। वन रैंक वन पेंशन के लिए 40 साल तक कांग्रेस ने पूर्व सैनिकों की परवाह नहीं की। मोदी ने पूर्व सैनिकों को दी ओआरओपी की गारंटी पूरी की। अभी तक देश के पूर्व सैनिक परिवारों तक 90,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। 90,000 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान स्थित चूरू जिले के तारानगर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस देवी देवताओं की यात्राओं पर तो रोक लगाती ही है, लेकिन आतंकी संगठन पीएफआई की रैलियों को बढ़ावा देती है। पीएम ने कहा कि राजस्थान की संस्कृति की रक्षा के लिए कांग्रेस सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आजकल पूरा देश क्रिकेट विश्व कप के उत्साह में सराबोर है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में ही बीत गए। आजकल पूरा देश क्रिकेट के जोश से भरा हुआ है। क्रिकेट में बैट्समैन आता है और अपनी टीम के लिए रन बनाता है, लेकिन कांग्रेस वालों में ऐसा झगड़ा है कि रन बनाना तो दूर, ये लोग एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं। कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में बीत गए। जो बचे हैं वो महिलाओं और अन्य मुद्दों पर गलत बयान देकर हिट विकेट किए जा रहे हैं, हिट विकेट हुए जा रहे हैं। और बाकी जो है वो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर मैच फिक्सिंग कर लेते हैं और कुछ काम नहीं करते। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के शाहपुरा में एक जनसभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी ने जो भी वादा किया है उसे हमेशा पूरा किया है। हम लोगों ने कहा था 3 तलाक की प्रथा को हम समाप्त करेंगे जब संसद के दोनों सदनों में हमको अवसर मिल जाएगा। और आपने देखा संसद के दोनों सदनों में हमको बहुमत मिलने के बाद 3 तलाक की प्रथा को हमने चुटकी बजाकर समाप्त कर दिया। यानी जो कुछ भी हम लोगों ने कहा था अक्षरशः उसका पालन किया है। यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार जमीनी स्तर पर लगातार आदिवासियों के हित में निर्णय ले रही है, वहीं कांग्रेस आदिवासियों को लुभाने की कोशिश में जुट गई है। राहुल गांधी ने राजस्थान के दौसा में जनसभा को संबोधित करते हुए आदिवासियों के अधिकारों को लेकर बड़े बड़े वादे किए हैं।
इस जमीन का अधिकार, जंगल का अधिकार, जल का अधिकार आदिवासियों को मिलना चाहिए। जो उनका हक है उनको वापस मिलना चाहिए। यह है आदिवासी शब्द का मतलब अगर आदिवासियों के बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी कंपनी चलाना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो उनकी पूरी मदद होनी चाहिए और उनका हक बनता है। और तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले स्थित चेवेल्ला में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की लड़ाई परिवारवाद से है। पूरे देश में जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं उनसे लड़ने का काम भाजपा का है। ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई परिवारवाद, और जब मैं परिवारवाद बोलता हूं तो सारे देश में जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं उनसे लड़ने का काम है तो भारतीय जनता पार्टी का। चाहे वो जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला हो, चाहे जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती हो, और चाहे तमिलनाडु में करुणानिधि के बाद स्टालिन और स्टालिन के बाद उदयनिधि हो, और चाहे तेलंगाना में केसीआर के बाद केटीआर, केटीआर के बाद कविता, कविता के बाद उसका बेटा हो, लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इनको बड़ा करेगी। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर के पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र में प्रशासनिक सह शैक्षणिक भवन और छात्रावास सह अतिथि गृह का उद्घाटन किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने ओडिशा में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों से ओडिया भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए भी आह्वान किया। साथ ही साथ भारतीय भाषाओं के संबंध में भी अपने विचार साझा किए। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि 60 से अधिक आदिवासी समुदाय अपनी भाषा में बात करते हैं और सरकार उनकी अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की नई शिक्षा नीति शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न समुदायों की भाषाओं का समर्थन करती है। भाषा किसी भी समुदाय की मूल पहचान होती है। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलकेआरा सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के प्रयास मिशन मोड पर जारी हैं। सुरंग के अंदर सभी श्रमिक सुरक्षित हैं और उन्हें पाइप से पर्याप्त भोजन और ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा रहा है। 6 वैकल्पिक विकल्पों पर काम जारी है। भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियां मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और राज्य सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सिलकेआरा सुरंग में चल रहे राहत एवं बचाव कार्य का स्थलीय निरीक्षण और समीक्षा करने सिलकेआरा पहुंचे। उन्होंने कहा कि मजदूरों को बाहर निकालना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अंदर में जो लोग हैं वहाँ लाइट है, काफ़ी खाली जगह है, लोग घूम रहे हैं, उनसे कम्युनिकेशन हुआ है और वहाँ उनको अभी हम लोग बाकी बातों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोग अलग अलग प्रकार की डिफेंस के सेक्रेटरी से बात हुई है कि ऑप्टिक फाइबर केबल डाल जा सकती क्या, पानी के लिए भी व्यवस्था हुई है, ऑक्सीजन की भी व्यवस्था हुई है और अभी उनका मॉरल ठीक है, वो भी हिम्मत से लड़ रहे हैं। एक प्रकार से एक आपदा के साथ लड़ाई है, सब हम लोग मिलकर उसके ऊपर जीतेंगे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्रमिकों को सकुशल निकालने को लेकर बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटना की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। इसमें जितने विशेषज्ञ हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार
इसकी चिंता कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी आपके सामने अभी आए हैं यहाँ पर और लगातार 2 घंटे से पूरी मॉनिटरिंग हुई है और सारे विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। तो हमारा सबका यही होना चाहिए कि अभी भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी ये जो हमारे सभी जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं 6 प्रकार के, उनमें से कोई भी रास्ता पहले से पहले सफल हो और वो लोग बाहर आए। और आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद वार्ता की सह अध्यक्षता करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स आज से 2 दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे। सोमवार को रक्षा सहयोग पर एक द्विपक्षीय बैठक रिचर्ड मार्ल्स और राजनाथ सिंह के बीच होगी। उसके बाद 2+2 संवाद वार्ता होगी। सोमवार को राजनाथ सिंह और रिचर्ड मार्ल्स के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी। 2+2 संवाद वार्ता की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों और उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स द्वारा और विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ करेंगे। 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद वार्ता का उद्घाटन वर्ष 2021 के सितंबर में नई दिल्ली में हुआ था। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के द्वार आज से आम जनता के लिए खोल दिए गए। वसुधैव कुटुंबकम थीम पर आधारित इस मेले में लोग एक से बढ़कर एक उत्पादों का आनंद ले सकते हैं। मेले में 13 देशों के साथ 25 राज्य और देश विदेश के 3,500 प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। मेले का पार्टनर राज्य बिहार और केरल है, जबकि फोकस राज्य दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हैं। मेले की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी, जिसका शाम 7:30 बजे तक लोग लुत्फ उठा सकेंगे। 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में लघु एवं मध्यम उद्योगों के तहत देश के विभिन्न जिलों के निर्मित सामान भी मिलेंगे, जिसमें खासकर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बनाए गए सामान खरीदे जा सकते हैं। मेले की टिकट ऑनलाइन माध्यम के अलावा दिल्ली के चुनिंदा 55 मेट्रो स्टेशन पर मिलेगी। और बुलेटिन में अब बात करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल असम में बक्सा के बारीमेखा इलाके में सार्वजनिक बैठक में शामिल हुए। बक्सा असम के उन 3 जिलों में से एक है जहां पर यात्रा निकाली जा रही है। कार्यक्रम के सिलसिले में राज्य के विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों ने अपनी अपनी झांकियां प्रदर्शित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर दूरदराज के क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे झारखंड के संथाल परगना के इलाके में पहुंचे। इस दौरान अश्विनी कुमार चौबे जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक रंग में रंगे हुए नजर आए। विमान बांग्लादेश 16 दिसंबर से ढाका चेन्नई उड़ान शुरू करेगा। बांग्लादेश की सरकारी विमान सेवा कंपनी विमान बांग्लादेश एयरलाइंस ने विशेष रूप से बांग्लादेश के चिकित्सा सेवा चाहने वालों की सुविधा के लिए 16 दिसंबर से दक्षिण भारतीय शहर चेन्नई के लिए अपनी सेवा शुरू करने का फैसला किया है। विमान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ शफीउल अजीम ने कहा कि ढाका चेन्नई ढाका बांग्लादेशी नागरिकों के लिए भारत के लिए काफी मांग वाला मार्ग है और हमने इस मार्ग पर 3 साप्ताहिक उड़ानें संचालित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि उड़ान सोमवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होंगी। प्रसार भारती संवाददाता नवल संघ परमार ने बताया है कि ये राष्ट्रीय ध्वजवाहक विमान बांग्लादेश की मार्ग विस्तार योजना का हिस्सा है। विमान बांग्लादेश ने हाल ही में जापान में नागरिकता के लिए सीधी उड़ान शुरू की है और चीन में
ग्वांगझो के लिए ये उड़ान संचालन फिर से शुरू की गई है। एयरलाइंस के निदेशक विपणन बिक्री कार्यकारी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने कहा कि विमान रविवार से ढाका चेन्नई उड़ान टिकट बेचना शुरू कर देगा। वर्तमान में बांग्लादेश की निजी विमान वाहकों में से एक यूएस बांग्ला एयरलाइंस ढाका चेन्नई ढाका मार्ग पर उड़ानें संचालित कर रही है। और फिलिस्तीन के लोगों के लिए भारत ने फिर एक बार मानवीय सहायता भेजी है। भारतीय वायुसेना का दूसरा C-17 विमान 32 टन राहत सामग्री लेकर मिस्र के एल एरेश हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गया है। और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने इजरायली ऑपरेशन को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से हस्तक्षेप की मांग की है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने कहा है कि गाजा में हमारे फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजरायल की सेना ने नरसंहार किया है। इसके अलावा मकानों से लेकर स्कूल और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। और अब बात छठ की। देश भर में सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज पवित्र घाटों पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया। घाटों पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी हुई है। देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीर आप देख सकते हैं। बिहार, दिल्ली, असम और पश्चिम बंगाल में पवित्र घाटों पर आस्था का ये जन सैलाब उमड़ रहा है। आज सूर्य को अर्घ्य देने के बाद कई लोग रात भर घाटों पर ही रहकर छठी मैया के भक्ति गीतों को गाते हुए सूर्य के उदय होने का इंतजार करेंगे। कल सुबह उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक पर्व छठ संपन्न हो जाएगा। लोक आस्था का ये महापर्व छठ पूजा को लेकर देश भर में भक्तिमय माहौल है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी छठ पूजा को लेकर भक्तिमय माहौल है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी छठ पूजा मनाई गई। 4 दिनों तक चलने वाले पर्व के तीसरे दिन आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, शरद को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। बॉलीवुड टॉकीज में देखिए 17 नवंबर हसीनों का देवता, 18 नवंबर वक्त की दीवार, 19 नवंबर पाखंडी। बॉलीवुड टॉकीज प्रतिदिन दोपहर